फिल्म स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का वक्त को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन्हीं पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहीं पर होता है, जिसे एक आदमी बताने के लिए आता है कि काम के दौरान कुछ वर्कर्स को यहाँ पर रेडिएशंस महसूस हुई हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में यूरेनियम है। यह बात पता चलते ही सभी बहुत खुश हो गए। बिना देरी किए उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगवा डाली ताकि काम को जल्दी से किया जा सके। लेकिन देखने को मिला कि काम के दौरान वहाँ की जमीन अंदर समाने लग जाती है, यानी गार के अंदर जाने लग जाती है। जब डॉक्टर से रहा नहीं गया तो वो अपनी टीम को लिए उसी केव के अंदर जाने लग जाते हैं, यानी जमीन के नीचे की। तभी वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन दिख जाता है। डॉक्टर जब उस चीज पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा जानवर है जो यहाँ पर बहुत ही आराम से सो रहा था। रोशनी पड़ने की वजह से ये जायंट जानवर जिंदा हो चुका था, जिसके बाद हमें यह भी दिखाया गया कि वो जायंट जानवर केव से निकलकर समुंदर के अंदर चला गया था। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके जापान में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात करते हुए तेजी के साथ कहीं जा रहा था। फोन पर बात करते हुए हमें पता चलता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। इस साइंटिस्ट का उस जगह पर एक बहुत ही कीमती प्लांट होता है। वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तो अपने प्लांट को खोना पड़ जाएगा। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और वो अपने वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने वाइफ से कहता है कि इस तरह के अर्थक्वेक के झटके जो आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, इसीलिए तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरे कुछ टीम के साथ ही रहोगी। यहाँ से अब हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि यह पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आखिर आ कहां से रहे हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहे थे। जब ऐसा नहीं हो पाता तब वो कहने लग जाता है कि सारे के सारे मशीनरी को फौरन से ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज की हैं और ऐसा ना हो कि हमें नुकसान न पहुंचा दे। अभी उसका यह कहना ही था कि तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा से अर्थक्वेक आने लग जाता है। यह सब देखते हुए वहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी आ जाती है। वो वहाँ से भागने लग जाती है। अर्थक्वेक इतना तेज होता है कि चैम्बर में ब्लास्ट हो जाने की वजह से पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस रिलीज हो जाती है और इनके ही तरफ बढ़ने लग जाती है। साइंटिस्ट अपने वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लग गई थी। जल्दबाजी में उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए, इससे पहले कि गैस यहाँ तक पहुँच जाए और सभी मारे जाए। फिर ना चाहते हुए साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ जाता है। अगर वो ऐसा ना करता तो उसके वाइफ की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग मारे जाते। अपनी वाइफ के खो देने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ कहने लग जाती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और इसी के साथ उस रेडिएशंस की वजह से वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी यही सब अपने ही स्कूल से देख पा रहा था। यहाँ से अब हमें 15 साल बाद का वक्त को दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक आर्मी सोल्जर बन चुका था और कुछ मंथ के ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था। पता चलता है कि वो अब मैरिड था। उसके वाइफ को कॉल आता है जिससे पता चला कि फोर्ड के वाइफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मदर की डेथ उनकी ही वजह से हुई थी, लेकिन अपने वाइफ से कहने पर वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उससे कहने लग जाते हैं कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और सेम वही चीज हम अभी भी फील किए जा रहे हैं, और वो अभी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उसी जगह पर चला गया था जहाँ पर पुलिस उसे जाने से मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी को नोट्स किया है, यानी वहाँ से एक बहुत ही अजीबो गरीब तरह के आवाजें आते हुए सुनाई दे रही हैं। इसीलिए मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा और यह साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह सुनने के बाद फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहाँ पर जाने के लिए चल देता है। अब वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी किसी भी तरह के जहरीली गैस या फिर कोई रेडिएशन नहीं थी। वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है, और वहाँ पर वही डॉक्टर जो इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी होता है। वो सभी साइंटिस्ट से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो। तब वो सब कुछ बताने लग जाता है जो वो करना चाहता था। यह सुनने के बाद तो डॉक्टर को बहुत हैरानी होती है क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता था।
दरअसल वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पत्थर जैसे चीज पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। अचानक से वो पत्थर हिलने लग जाता है। यही सब देखते हुए वे सभी उससे छेड़छाड़ भी करने लग जाते हैं। उस पर बिजली यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक देने लग जाते हैं। ऐसा होते ही वो पत्थर काफी जोर से टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर निकलकर बाहर आ जाता है। दिखने में वो जानवर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी चीज फेंके जा रहा था। फिर हम देख पाते हैं कि वो जानवर खुद को वहाँ से आजाद करवाकर प्लान से बाहर आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इस घटने के अगले दिन कैप्टन आकार यहाँ से डॉक्टर को जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लिया था, लेकिन पता चला कि इस इंसिडेंट के दौरान साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहाँ पर जाकर उनका हेड उन्हें बताने लग जाता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन को रेडिएशंस होने लग गई तो ये समुद्र के गहराइयों में चला गया था ताकि ये वहाँ से अपने लिए एनर्जी को गेन कर सके। और ये बताते हैं कि हमारे कंपनी को भी उसी को ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मिला, जबकि उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो समुद्र से चलता हुआ जापान के एक प्लांट में आ घुसा क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से वो बहुत सारी एनर्जी को एक साथ अपने अंदर ले पाए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट यानी फोर्ड के फादर की डेथ हो जाती है। सभी लोग यह बात सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आज इनकी डेथ हुई है, कल को कोई और भी मर सकता है। अचानक वहाँ पर हेट को कॉल आती है कि समुंदर से अजीबों गरीब तरह के रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है। दरअसल वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को खाए जा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी, लेकिन इसी के साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज की भी सिग्नल्स मिले जा रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए थे जो यह देखकर हैरान परेशान हो गए कि समुंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ चुका था। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया गया जो कि अब गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग चुका था। अब वो खतरनाक क्रिएचर समुंदर में जाकर और भी जानवर को अपने साथ ऐड कर रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर बताने लग जाती है कि हमें बहुत टाइम पहले 2 अंडे मिले हुए थे। एक अंडा में से जानवर निकलकर जापान के उसी प्लांट में चला गया था, लेकिन दूसरे अंडे के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसका क्या हुआ था। उसे एक जगह पर सेफली तरीके से रखवा दिया गया था और जब कुछ आर्मी के साथ कुछ लोगों को वहां देखने के लिए भेजा जाता है तो वो देख पाते हैं कि उस अंडे में से वो भी जानवर भाग चुका था। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था। वो उसमें से अब निकलकर किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर तोड़ फोड़ मचा रहा था। इन दोनों को अब पुलिस भी ढूंढने लग गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फुटेज को देख पा रहे थे। वहां पर वो नोटिस कर पाते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि ये तो फीमेल है, जबकि पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे भी आर्मी के साथ वहीं पर भेज दिया जाता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हम कैप्टन के जरिए यह जान पाते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा तबाही कर रहे हैं। तब हेट उनसे कहने लग जाता है कि हमें उन्हें एक बड़े और खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें नुकसान होने के बजाय उनका फायदा होगा, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। तब हेट कहता है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, आखिर हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो दोनों क्रिएचर अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशंस को खुद में फील करने के लिए समुंदर की तरफ बढ़ने लग गए थे, क्योंकि समुंदर की गहराई से उन्हें बहुत सारी रेडिएशंस मिलेगी और इधर से गॉडजिला भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यह सब लोग भी उसी समुंदर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब को रख लिए ताकि उन्हें उड़ाया जा सके। फोर्ड भी इधर नजर रखा हुआ था, जबकि उस बॉम्ब को एक बोट पर रखा गया था। मेल क्रिएचर उड़ता हुआ आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को उठाकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर्स उन बॉम्ब को लेकर वहां से दूर चले गए थे। उन्हें वो चीज मिल चुकी थी जिससे उन्हें बहुत सारे एनर्जी मिलने वाले थे। आर्मी और हेट का यह प्लान अब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। वो लोग सोचने लग जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए शायद गॉडजिला ही है जो हम सबकी जान बचा ले। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उड़ने वाला क्रिएचर अब शहर में आकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर गॉडजिला भी आ जाता है। आर्मी भी वहीं पर मौजूद थी कि तभी वो उड़ने वाला क्रिएचर
गॉडजिला पर अटैक कर डालता है और ये लोग लड़ने लग जाते हैं। ये जायंट क्रिएचर्स बहुत ही बड़े थे और लड़ते हुए शहर के बहुत चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए सभी पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर इनमें से सिर्फ मेल क्रिएचर ही था, इसीलिए गॉडजिला इससे आसानी से लड़ पा रहा था और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला इन दोनों मेल फीमेल क्रिएचर्स से अकेला ही लड़ रहा था। यहाँ पर उन दोनों को मार पाना गॉडजिला के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर एक घोंसले में बहुत सारे अंडे मिल जाते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर के ही थे। इधर गॉडजिला उनसे अब काफी जख्मी हो चुका था, उन्हें हरा पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। आर्मी भी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और कुछ ही मिनट के बाद जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ अंदर के सारे अंडे फट जाते हैं। मेल और फीमेल क्रिएचर जब यह देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लग जाती है। जल्दबाजी में दोनों गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडे की तरफ भागते हैं। उस धमाके की वजह से गॉडजिला को यह फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशंस गॉडजिला में एनर्जी बनकर जाने लग गई और उसने वही एनर्जी को यूज करते हुए अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर पर उगल दी। यहाँ यह देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो दोनों क्रिएचर्स से पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा था। लड़ाई करते करते गॉडजिला मेल क्रिएचर को जान से मार देता है। यह देखने के बाद तो फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे इस बात का भी गुस्सा उसके सर पर सवार हो चुका था कि आर्मी ने उसके दिए हुए सारे के सारे अंडों को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए वो जब फोर्ड को देखती है तो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका मुंह को खोलते हुए अपने मुंह के अंदर से सारी की सारी एनर्जी के रेडिएशंस उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हुआ और वो वहीं पर मर जाती है। फोर्ड भी यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया गया। लोगों को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और अपनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था कि तभी अचानक उठ गया और समुद्र में जाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। उसे ऐसा देखकर तो यही लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला था और ना ही वो ऐसा करने के लिए आया था। उसकी दुश्मनी तो बस उन खतरनाक क्रिएचर्स से था और अब जैसा कि वो उन्हें मार दिया था वो इसीलिए वापस समुद्र में चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली फोर्ड भी अपने बेटे और वाइफ के पास चला गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।